सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में रिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अब बढ़ती चली जा रही हैं। आज तो आम आदमी पार्टी ने और भी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी के ऊपर और उन्होंने आज तो ये कहा है कि जी 40 ऑफ आवर एमएलएज हैं। पहले तो कहा था ना कि 12 या 13 या कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। आज उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि 40 जो हैं, हालांकि 53 इनके जो हैं एमएलएज हैं, तो उसमें से वैसे जो लेजिस्लेटर्स हैं सारे वो तो 62 हैं ऑल टुगेदर। तो वो कह रहे हैं जी कि इसमें से जो 40 के करीब हैं उसको बीजेपी ने पता है कितना कितना ऑफर किया पर पर्सन, 20-20 करोड़ रुपया। मगर दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। हाँ, दिस इज ओनली वन साइड। हाँ जी, तो वही तो वो कह रहे हैं जी इन्होंने किया है। और आज इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने तमाम एमएलएज के साथ वहाँ पे महात्मा गांधी मेमोरियल राजघाट के ऊपर ये पहुँचे थे और वहाँ पे ये सारे बैठे हुए थे और वहाँ पे इन्होंने जो है मोर्चा निकाला है और इन्होंने प्रोटेस्ट में और इन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन लोटस ये जो बीजेपी लेकर आया हुआ है ये बुरी तरीके से फेल हो गया है। और सीबीआई और ईडी को अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तुम प्रोब करो कि ये जो पोचिंग का जो कल्चर अब बीजेपी चला रहा है इसके ऊपर जो है आपको एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स बीजेपी के जो एमपी हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि आप जो है लोगों का अब अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो केजरीवाल साहब हैं उनसे जब से कोई सवाल किया जाता है तो वो बिल्कुल मौन डाल के बैठ जाते हैं, यानी कि चुप करके बैठ जाते हैं, साइलेंस कर लेते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी कैसी है तो उसको वो डॉज करते हैं, कोई और पॉलिसीज पूछी जाती हैं दिल्ली सरकार से तो उसके ऊपर वो डॉज करते हैं। तो अब जब ये इस तरह के डॉज करेंगे तो उनसे जब सवाल किया जाएगा तो वो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाएंगे। आप कहते हैं कि हम बीजेपी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हमें पता चला है कि आपने इतने पैसे देके इन लोगों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की है क्योंकि आपको लगता है कि दिल्ली में आप फिर से हारेंगे इस दफ़ा, तो इसलिए ये है। इसके बाद जी जो अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके घर पे जो थे कुछ लोग जमा हुए थे इनके जो एमएलएज हैं और उनसे बात करते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज बहुत ही सख्त किस्म की बात की। उन्होंने बीजेपी को सीरियल किलर कहा। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी गवर्नमेंट्स गिर गई महाराष्ट्र, कर्नाटका और दूसरी जगहों पे, तो फिर आपने क्या किया, आपने एज अ सीरियल किलर जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर होने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक अखबार की कटिंग जो है फिर जिस वक्त दिल्ली में उन्होंने वो उधर अपनी असेंबली में बैठे तो वो भी दिखाई और उन्होंने कहा कि ये है आपकी रेपुटेशन कि आपकी गवर्नमेंट और ये इस तरह से कर रही है और आप ये जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनको अपोजिशन के खिलाफ जो है उनको डराने धमकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इनको जो है आप मैं बताना चाहता हूं एजेंसीज को कि जैसे ही ये इनकी गवर्नमेंट गिरेगी तो ये सारी भी जो है एजेंसियां गायब हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने दोनों तरफ को वार्न किया, बीजेपी को भी और इन एजेंसीज को भी। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है जी उसने डेवस्टेटिंग ये जो फ्लड्स आए हुए हैं उसके लिए जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी अब अनाउंस की है और उसको नेशनल इमरजेंसी कहा है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स के अंदर 1000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। 30 मिलियन लोग जो हैं वो दे आर विदाउट शेल्टर। 937 जो हैं वो तो मिड जून तक उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसमें कि 343 जो थे वो बच्चे थे। ये आज रिपोर्ट जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े हिस्से जो बलूचिस्तान में हैं वो और सिंध के अंदर हैं वो बिल्कुल पानी के अंडर चले गए हैं और मुल्क की बहुत बुरी हालत है। और लोगों का कहना है जी कि गवर्नमेंट जो बार बार यहाँ पे आके अनाउंसमेंट्स कर रही है कि हम इतनी रिलीफ दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का बंदा हमें आके रिलीफ नहीं दे रहा। हमारे पास सिर्फ वॉलंटियर्स और एनजीओ के लोग जो हैं वो आके हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हमें नहीं पहुंच रही। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने कहा जी कि फ्लडिंग की वजह से बेतहाशा डेथ्स हुई हैं और ये एक नेशनल इमरजेंसी है और इसमें हमको नेशनल स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। जो डिजास्टर सिंध और बलूचिस्तान में है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में आज क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर शेरी रहमान साहिबा कर रही थी और वो कह रही थी कि पाकिस्तान का जो साउथ है सारा वो बहुत बुरे हालत में है, हमको बहुत सारे रिसोर्सेज जमा करके इस नेशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके ऊपर रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन 20 मिलियन लोग जो हैं वो अब होमलेस हो चुके हैं, उनके पास शेल्टर नहीं है और बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं। तो उन्होंने आज दुनिया को कहा कि पाकिस्तान को आपकी हेल्प चाहिए। तो पायन तुसी अपनी हेल्प खुद कदों करना शुरू करोगे? अच्छा जी, अब ये जो इमरान खान साहब हैं जी, इनका आपको पता ही है कि पार्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जब से कि ख़ास तौर पे बातें हुई हैं
ये जो शहबाज गिल के सिलसिले में, तो आज पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग और फैसल वावडा और परवेज़ खटक और इवन PML क्यू के जो लीडर्स हैं परवेज़ इलाई और मुनस इलाई वगैरह, वो अब कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री एसोसिएशन जो है और मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ आप इतना ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि आपको कुछ लोग गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं और आपके ऊपर ट्रीज़न के इतने केसेस लगा दिए जाएंगे कि आपकी पार्टी और आपकी सियासत को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। फैसल वावडा का तो ये तक कहना था कि कुछ लोग जो हैं इमरान खान साहब को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके जो कुछ लीडर जो सीनियर आपके पास हैं, दे आर स्नेक्स इन द ग्रास, तो आप उनसे थोड़ा सा वो रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिसक्वालीफाई हो जाएं और आपको कभी भी प्रीमियरशिप ना मिले। तो आप इन लोगों को समझें और इतना भी अपना रेट्रिक जो है उसको हाई ना करें और चीज़ों को ज़रा कूल डाउन करने की कोशिश करें। तो बहरहाल अच्छी बात होगी जी अगर दोनों तरफ से दोस्तियां हैं। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह माजिद भाई के बड़े फेवरेट जो हैं, वो एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो मेरे ऊपर नारकोटिक्स का केस बनाया था इसके पीछे मिलिट्री नहीं है, क्योंकि अब मिलिट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात इन्होंने करने हैं, मिलिट्री नहीं है इनके पीछे इमरान खान है। अच्छा, उन्होंने कहा जी, वो पूछा एंकर ने कि आपको कैसे पता है, कहते जी मेरे पास एक जरा बयान सुने, मुझे मिलिट्री का एक आदमी आके मिला, उसने कहा हम नहीं, और उसने कहा कि भाई आप एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करो है वो। उसने जब रिपोर्ट सबमिट की तो वो रिपोर्ट जो है इंक्वायरी के लिए जनरल बाजवा को भी भेजी गई। फिर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं तुम इन्वॉल्व नहीं हो इसमें, तो इसलिए जो है वो मिलिट्री नहीं है इसके पीछे। हालांकि जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले थे, जब इन्होंने इनको रोका था, जब ये फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे रावी टोल प्लाजा पे, तो उन्होंने कहा था 2019 में, तो उन्होंने कहा था जी कि इनकी गाड़ी से हमको 15 kg हेरोइन मिली थी और हमें इत्तला मिली थी कि ये ड्रग स्मगल कर रहे हैं लाहौर की तरफ, और इनके पास जो है वो कुछ असला वगैरह भी मिला था। तो अब ये कह रहे हैं नहीं ये सारी इमरान खान की साजिश है और ये इसके अंदर कोई मिलिट्री का हाथ नहीं है। तो भाई फिर मिलिट्री के बंदे ने आपको अप्रोच क्यों किया भाई? हाँ जी, है जी, पहले एडा भी पागल ना बनाओ भाई। उन्होंने कह दिया कि नहीं आप नहीं, आप हम नहीं है इसमें शामिल। इंक्वायरी जनरल बाजवा करेंगे और राणा दूसरा राणा, हाँ दूसरा राणा है, कोई और है वो। हाँ जी। अच्छा जनाब, चौधरी फवाद साहब ने आज कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ट्रीजन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं दे आर इन बैड टेस्ट, और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी सूरत इमरान खान साहब जो हैं वो सॉरी नहीं बोलेंगे। और उन्होंने वो जो फीमेल जज हैं ज़ेबा चौधरी, उनके रिमार्क्स के ऊपर भी कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए कि ये लीगल सिस्टम ये लोग चला रहे हैं और ये किस तरह का इन्होंने मजाक मचाया हुआ है। और उन्होंने तारीफ़ की एक यंग मैजिस्ट्रेट की जिसने के कहा था कि जो शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसको मैं रिमांड उसको मैं रिफ्यूज़ करता हूँ देने से, क्योंकि उसके ऊपर आपने पुलिस ने टॉर्चर किया है। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि मैं बेतहाशा, मैं इतना कोई मुझे हैरत है कि कितनी इनसेंसिटिविटी है पुलिस के अंदर और जुडिशरी के अंदर के टॉर्चर के एलिगेशंस जो हैं उनको भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और वो कहते हैं जी कि जो शहबाज गिल साहब जो हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे। तो ये किस तरह का बारबैरिक एक्ट है जो इस मुल्क के अंदर जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान जो है अगर उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ हमको बनाना है तो ये जो जुल्म और जबर है इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। और जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको गवर्नमेंट के किसी भी मामले में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जैसे कि PTI की गवर्नमेंट के बीच में हमने किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने आज बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए, जब ये बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं आपके जी शहबाज गिल साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर और सेक्सुअल टॉर्चर तक भी किया गया है, तो उन्होंने कहा है जी कि कल मेरे सामने हाजिर होना चाहिए जो है ये जो इनके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने कल हाजिर होना चाहिए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और इसके अलावा वो पूरी रिपोर्ट जो कि कहती है कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर किया गया है। तो जनाब ताहिर अब्बास सुपरा साहब की कोर्ट को बताया गया कि जनाब वो जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो तो जी कराची गए हुए हैं, वो इधर है नहीं है, छुट्टी पे गए। हाँ वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उनको समन नहीं भेजे थे, उनको बताया नहीं था कि उन्होंने अदालत के सामने आना है? नहीं जी, वो उनको जरा काम था इधर गए थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, अब तो उसमें जी थोड़ा टाइम लगेगा। अदालत ने कहा कोई टाइम नहीं है, कल सैटरडे को उनको बोलो हाजिर होएं। कराची कोई मुल्क से बाहर नहीं है, कराची मुल्क के अंदर है, हाफ एन आवर की फ़्लाइट है, उसको बोलो वहाँ पकड़े फ़्लाइट और
आए और सारी रिपोर्ट भी मुझे चाहिए। अच्छा जी, वो तो कल आ जाएंगे अदालत में, रिपोर्ट आपको मंडे को देंगे। अदालत ने कहा वो हम देखेंगे, आप पहले आओ। तो उसके ऊपर ये जो शहबाज गिल के जो थे लॉयर्स जो हैं फैसल चौधरी और सरदार मसरूफ खान, उन्होंने कहा जी हम टिकट दे देते हैं उनको, सब इंस्पेक्टर साहब को हम टिकट देने के पैसे देने को तैयार हैं, तो वो आ जाएं कराची से, तो ज़रा आके रिपोर्ट भी दें। और वो तो उन्होंने कहा जी कि हम हर हाल में मुझे ये रिपोर्ट दी जाए वरना बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए इसके साथ ही उन्होंने जो शहबाज गिल के जो भाई हैं, उन्होंने वो जो एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं ज़ेबा चौधरी, उसके खिलाफ भी आज फाइल डाली है। और उन्होंने कहा जी कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं अपना औरत होने का इतना नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं और मेरे भाई के लिए पुलिस कस्टडी में रिमांड का हुक्म कैसे दे सकती हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई चीज़ जो थी अभी प्रूव भी नहीं हुई थी। तो ये सारा कुछ जी आज इस्लामाबाद में होता रहा। और जनाब कराची के जो कुछ इलाकों के लोग हैं वो बेतहाशा हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से सड़कों पे निकले हुए थे, ख़ास तौर पे चुरंगी वगैरह के इलाके के अंदर। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फिर वो हुल्लड़बाजी हो गई, फिर वो गुत्थम गुत्था हो गए। फिर कुछ लोगों ने, कुछ ने, लेकिन उनको कंडेम किया गया, उन्होंने कोई 2-4 टायर जलाए वहाँ पे, तो उनको बहरहाल वहाँ पे जो लांडी डिस्ट्रिक्ट के एसपी और अवामी कॉलोनी के जो पुलिस अफसर हैं वो आए और उन्होंने डिस्पर्स किया इनको। और इस बीच में मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कहते हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट अब सोच रही है, डिफरेंट ऑप्शंस देख रही है कि किस तरह जो है लोगों को पावर के जो आउटरेजेस हो रहे हैं और बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसमें कैसे रिलीफ दी जाए। तो अब ये जब रिलीफ आएगी तब देखेंगे। आज जो हैं आपको पता ही है हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे पॉल न्यूमन, आपने उनकी मूवीज़ भी देखी होंगी। उनकी आज जो 2 बेटियां हैं उन्होंने जनाब इनकी जो फाउंडेशन थी, ओन फाउंडेशन पॉल न्यूमन साहब की, उसके ऊपर जो है एक लॉ सूट फाइल किया है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जब हमारे वालिद साहब ने, पॉल न्यूमन ने जब ये फाउंडेशन बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें से हर साल 400,000 ईच मेरी बेटी जो है उसको मिलेगा, लेकिन ये जो फाउंडेशन है अब हमें नहीं दे रही है। इनकी बेटियां जो हैं सूजन कैंडल एंड नेल न्यूमन, इन्होंने अब कहा है जी कि ये अब फाइल हम कर रहे हैं लॉ सूट कैनेटिकट में और डैमेजेस हमको पे किए जाएं 1.6 मिलियन के, क्योंकि जब अपनी डेथ से 3 साल पहले 2008 में इन्होंने ये फाउंडेशन बनाई थी तो उसमें बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स दिए थे और फाउंडेशन उन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रही है। पॉल न्यूमन वेरी हैंडसम गाय। ओह वेरी हैंडसम, और क्या स्टार था। ओहो वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब सिल्वेस्टर स्टैलोन और उनकी वाइफ जो हैं जेनिफर फ्लेविन, उनके बीच में हो गई है डिवोर्स, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कहा है कि जी आई लव माय फैमिली, तो इसलिए बड़े एमिकेबली और प्राइवेटली वी आर एड्रेसिंग दीज पर्सनल इश्यूज़। और इससे पहले फ्लेविन जो थी उन्होंने पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा के अंदर डिवोर्स फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि जी मेरी मैरिज को डिसॉल्व किया जाए और मुझे रिलीफ भी दी जाए। इनकी शादी जो थी 1997 में हुई थी दोनों की। और फ्लेविन जो है उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि हमारी मैरिज तो अब नहीं है, लेकिन जो 30 इयर्स हमने साथ गुजारे हैं आई स्टिल चेरिश देम। और जो मेरी 2 ब्यूटीफुल बेटियां, जो 3 ब्यूटीफुल बेटियां हैं, स्कारलेट जिसकी एज 20 है, सिस्टीन 24, सोफिया 25, तो हमको अभी भी दोनों को They've been married for a very long time. वेरी लॉन्ग टाइम, 30 इयर्स। तो वो 30 अभी years. उन्होंने कुछ अरसा पहले जो था, अभी कोई 3-4, अभी ये जब कोविड के शुरू होने से पहले इन्होंने 25th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी अपनी। तो इस तरह से तो वो कह रहे हैं जी कि हम बड़े क्वाइटली ये कर रहे हैं, तो हमें प्लीज़ गिव अस सम स्पेस। और जनाब शाहरुख खान साहब ने आज अपना जो है कल रात को इनफैक्ट जॉन अब्राहम का जो एक पोस्टर है पठान में, जैसी उनकी अपीयरेंस आएगी वो उन्होंने जारी किया है और उन्होंने उसमें देखा जा रहा है कि ये जो जॉन अब्राहम साहब हैं बड़े ही ख़तरे में नाक किस्म के इस स्टाइल में खड़े हैं। वाइट उन्होंने टी शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट्स हैं और पेट के गिर्द उन्होंने एक हार्नेस सा बांधा हुआ है और रूम जो है वहाँ पे आसपास जो जगह है वो सारा उड़ा हुआ है, तो उसके बीचों बीच ये खड़े हुए हैं। तो शाहरुख खान साहब ने कहा है कि जी ये जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अमेजिंग मूवी, और ये वो तो ऐसी चक्कर है। और जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वो जो इंटर डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लगाया था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, उसको फिर से खोल दिया है। और इसको इसलिए बैन लगाया गया था क्योंकि ये जो स्पोर्ट्समैन थे इनका लेवल बहुत वो नीचा कर देते थे और चूंकि उनकी वो नौकरियां बनी रहती थी तो वो इतना हार्ड वर्क करते नहीं थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे बहुत सारे लोग जो हैं आउट ऑफ जॉब हैं, इसलिए जो है आज इनकी मुलाकातें जो थी
कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब की हुई थी जेवलिन थ्रोन, अरशद नदीम और तला तालिब और बाकी के जो पाकिस्तान टीम गई थी अभी ओलंपिक्स के अंदर जो गई हुई थी, जिसमें कि बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, उनसे मुलाकातें कर रही थी। और उस वक्त इन्होंने वादा किया था कि हम ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है फिर से शुरू करेंगे। तो आज इसकी जी अनाउंसमेंट की गई है और इनकी जो फंडिंग बंद कर दी थी कि टीम्स को पैसे दिए जाएं ताकि टीम्स डेवलप की जाएं, डिपार्टमेंट्स जो है पैसे खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट्स को दो पैसे तो ताकि लोगों को जॉबें मिलें। तो ये है जनाब, ऐसे है। एंड जनाब ये जो है AFP की आज रिपोर्ट है और AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब ये जो एशिया कप होने वाला है ना जी मजिद भाई, सैटरडे से कल से शुरू, उसमें वो कह रहे हैं 5 लड़के देखने के लायक होंगे। ठीक है जी, AFP के मुताबिक। अच्छा जी, वो 5 लड़के कौन है? 5 लड़कों में सबसे पहले तो है जी बाबर आजम। उन्होंने कहा है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो इंजर्ड है, तो वो बॉलिंग तो डिपार्टमेंट जरा पाकिस्तान का कमजोर हो गया, तो इसलिए तमाम ऑल द आइज विल बी ऑन बाबर आजम। ही इज 27 ईयर्स ओल्ड, बड़ा वो कहते हैं जी डैशिंग बैट्समैन है। लेकिन अभी देखेंगे जो इनका मैच है पहला ओपनर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये कैसा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली 33 ईयर्स उनकी एज है और ये अपना 100th T20 खेलेंगे जब ये पाकिस्तान के फेस करेंगे। इससे पहले इनको वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के टूर्स में रेस्ट कराया गया था। 2019 में इन्होंने अपनी लास्ट सेंचुरी हिट की थी और अपने जो करियर के बड़े बैड फेज में है, लेकिन वो कहते हैं शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये क्लिक कर जाएं। इसके अलावा जनाब श्रीलंका के जो वनिंदु हसारंगा हैं, 25 ईयर्स इनकी एज है, लेग स्पिनर हैं, 26 विकेट्स लिए हैं 16 मैचेस में IPL में इन्होंने। तो ये कहते हैं जी कि ये बाकी के जो अपने स्पिनर्स हैं महेश थिकशाने और जेफरी वंडरसे और प्रवीण जिया विक्रमा, तो उनके साथ देखेंगे कि ये क्या मैजिक क्रिएट करेंगे श्रीलंका के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश के शकीब उल हसन 35 ईयर्स उनकी एज है और बहुत ही कंसिस्टेंट ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और स्पिनर हैं, लेकिन इनको गैम्बलिंग की बहुत आदत पड़ गई थी, तो इनको कहा गया था कि भाई अगर तुमको कैप्टनसी करनी है तो गैम्बलिंग से दूर रहो। तो ये भी अपना 100th T20 मैच खेलेंगे जब बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ खेलेगा ट्यूसडे को। तो वो कहते हैं जी ये भी लड़का देखने के जैसे होगा कि ये कैसे करेगा। एंड 5वां सबसे प्रॉमिसिंग जो है इसके अंदर वो कह रहे हैं जी राशिद खान है, 23 ईयर्स इसकी एज है, अफगानिस्तान का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, 112 विकेट 66 T20s में इसने ली हैं। तो ये भी बहुत डिजास्टर्स जो है वो बॉलिंग करा सकता है, तो ही विल ऑल्सो बी प्लेयर टू वॉच। तो ये 5 हैं जी इनकी प्रेडिक्शंस के। ये कुछ 5 superstars. They're all superstars. ये 5 सुपरस्टार्स, They are all superstars. यस ये 5 सुपरस्टार्स हैं। और जनाब पाकिस्तान जो है वो अब एशिया कप के लिए अपनी ICC एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मीडिया पहुंच गया और उन्होंने 2 डिफरेंट इंटरव्यूज़ जो हैं लिए हैं। एक जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ से और दूसरे जो हेड कोच हैं सकलेन मुश्ताक से। तो मोहम्मद यूसुफ से उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान के मैच को आप कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच को नहीं देख रहे, हम सारे टूर्नामेंट को देख रहे हैं और इंडिया के साथ जो मैच है वो एक मैच है। हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है पाकिस्तान का, क्योंकि अभी जो है 3 उन्होंने ऑफ लास्ट 4 T20s जो हैं वो जीते हैं और अभी इन्होंने वेस्ट इंडीज़ और नेदरलैंड्स जो है उसके ODI में क्लीन स्वीप किया है। तो पाकिस्तान इज़ गोइंग इन द टूर्नामेंट विद कॉन्फिडेंस। तो हम सोचते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर जी वहाँ पे उन्होंने सकलेन मुश्ताक जो हैं उनसे बात की मीडिया ने। उन्होंने कहा जी आपका क्या ख्याल है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो तो नहीं है यहाँ पे अब आपकी टीम में, तो वो बड़े डिजास्टर्स किस्म के बैट्समैन थे। तो सकलेन मुश्ताक ने कहा जी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ एक बॉलर है एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम, अगर वो इंजर्ड है तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा पेस अटैक जो है वो बड़ा अच्छा है, उसमें नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा और मोहम्मद हसनैन है और अब तो खबर आई है कि अब एक और भी हसन अली को भी ले आए हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि हम बड़ी वेल राउंडेड हमारी परफॉर्मेंस है और इन लड़कों ने जो है खासतौर पर हसनैन ने जो अभी द 100s में खेला है यूके में और बाकी लड़के जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं तो वो वेल राउंडेड है। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है अगेन इन्होंने भी कहा कि इट्स जस्ट अनदर मैच और इसके ऊपर हम उसको मैच के तौर पे एक जस्ट अनदर मैच के तौर पे ही लेंगे, जीतेगा वो जो उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगा। तो इसलिए उन्होंने भी डाउन प्ले किया इस चीज़ को। PCB ने आज अनाउंस किया है जी कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है शायद वो, क्योंकि उसको स्प्रेन आ गया है अचानक से खेलते हुए,
तो ट्रेनिंग के बीच में, तो वो कह रहे हैं जी कि उसकी प्रैक्टिस सेशन तो चल रही है लेकिन वो इंजर हो गया, तो हम उसको अभी के लिए जो है हसन अली से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसकी जो है हम रीहेबिलिटेशन मॉनिटर करेंगे और रीएवैल्यूएट करेंगे उसको कि वो खेल सकेगा। अगर अब ना खेल सका तो फिर यूके जो टूर कर रहा है, जो इंग्लैंड टूर कर रहा है पाकिस्तान का, उसमें उस लड़के को भी हम खिला सकते हैं। लेकिन हसन अली को अभी तक इवेंट टेक्निकल जो कमेटी है उसने गो अहेड नहीं दिया है, जैसे ही मिलेगा उसको तो फिर वो यूएई के लिए जाएगा। एंड जनाब ये कल खबर आपने ज़रूर सुनी होगी, हमारे नोवैक जोकोविच जो कि नो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वो अब न्यूयॉर्क सिटी नहीं जाएंगे यूएस ओपन खेलने के लिए, अनदर ग्रैंड स्लैम जो है ये करेंगे मिस। तो इन्होंने जोकोविच ने कहा कि जी मैं आई एम इन अ गुड शेप एंड पॉजिटिव स्पिरिट, तो कभी तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कम होंगी और मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि यूएस ने वैसे तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डोमेस्टिकली तो कम की हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए अभी भी वो कहते हैं कि या कि जो पीआरस हैं उनके लिए कि अगर आप कंट्री में आएंगे तो आपका फुली वैक्सीनेशन वैक्सीनेटेड go ahead and take the vaccines. He lost millions and millions of dollars. जी है हुण जी असीं सुनावांगे तुहानूं। और जनाब बड़ी विंड्स ऑफ चेंज आई हैं, ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी प्रेशराइज किया गया उसको इंटरनेशनली, अपेरेंटली हालांकि ईरान किसी का प्रेशर लेता तो नहीं है, लेकिन उनको कहा जी कि औरतों को तुमने जो है गेम्स जो हैं देखने से, उनको स्टेडियम में आने से क्यों दूर रखा हुआ है। तो अब इनके वहाँ पे आज़ादी स्टेडियम जो है जी तेहरान में, वहाँ पे मैचेस चल रहे थे, तो 500 इरानियन विमेन दे वेंट विद द टीम, दे वर सपोर्टिंग, उसके कलर्स और फ्लैग्स लेके गई हुई थी। हालांकि औरतों और मर्दों के बैठने के एरियाज़ भी डिफरेंट है और उनकी एंट्रेंस भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी औरतें लार्ज नंबर पे आईं। इनको कहा गया कि भाई अपने सर ढांप के बैठें और अच्छी प्रॉपर ड्रेस पहन के आप बैठें, और इनको जनाब 40 ईयर्स के बाद इजाज़त मिली है औरतों को स्टेडियम में आके मैच देखने की और चीयर करने की। पाया नहीं ये क्या हो रहा है। एंड जनाब अगेन आवर फेवरेट मैगजीन फोर्ब्स ने आज फिर दिल दुखाने वाली खबर, ये बड़ी दिल दुखाने वाली खबरें देता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड टेनिस प्लेयर्स हैं जी, उसकी लिस्ट इसने जी जारी की है। उस लिस्ट में यानी कि ये हाईएस्ट जो पेइंग प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ टेनिस प्लेयर्स है, ये उनकी लिस्ट है। जैसे वो करते हैं ना हाईएस्ट प्लेयर्स मेन, सॉरी हाईएस्ट रिचेस्ट मेन, रिचेस्ट विमेन, रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर, तो इसी तरह ये रिचेस्ट टेनिस प्लेयर्स जो हैं वो, तो इसके अंदर जी रॉजर फेडरर 41 ईयर्स इनकी एज है, हाईएस्ट पेड ये हैं 17 स्ट्रेट ईयर, यानी कि फॉर द 17th स्ट्रेट ईयर ही इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड टेनिस प्लेयर। इन्होंने $90 मिलियन यूएस कमाए हैं आफ्टर अपने सारे वो टैक्सेस वगैरह देने के बाद, सिर्फ पिछले 12 महीने में। ये जो हम आपको फिगर्स दे रहे हैं ये सिर्फ पिछले 12 महीने की है, ये इनकी लाइफ टाइम अर्निंग नहीं है। सिर्फ एक साल में सिर्फ $90 मिलियन जी रॉजर फेडरर ने कमाए हैं। इमेजिन हु इज नंबर 2। हाँ सुन जा रहे हो ना, बस हो जाओ तुसी, मैं तो मरन जा रही हूँ। मैं तो खुदकुशी करने जा रही हूँ माजिद भाई। सेकंड नंबर पे कौन है माजिद भाई, कैन यू इमेजिन? 24 years old Naomi Osaka, last year she won $56.2 million, one नहीं she made। नंबर 3 पे है जी सीरीना विलियम्स, शी मेड $35.1 million। नंबर 4 पे हैं राफेल नडाल, $31.4 million। 5वें नंबर पे हैं जोकोविच, $27.1 million, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले भी नहीं हैं। नंबर 6 पे है एमा रोजुकानु, 16 ईयर्स इनकी एज है, $21.1 million इन्होंने कमाए हैं। 7th नंबर पे हैं जी 26 ईयर ओल्ड डनील मेडवेडेव, और इन्होंने बनाए हैं $19.3 million, अगेन क्योंकि ये रशियन है, बहुत सारे गेम इनको खेलने नहीं दिए गए तो भी। 8वें नंबर पे है जी काई निशिकोरी, $13.2 million इन्होंने बनाया है। 9th नंबर पे वीनस विलियम्स, $12 million। नंबर 10 पे कार्लोस एल्कारेज, 19 ईयर्स, स्पेन से हैं, $10.9 million ओनली इन 1 year। सानू कितना चाहिए? $1 million। साडू देखो जी, ये इतने देखो जरा, 90 मिलियन एक साल में, सानू 1 million भी नहीं मिल रहा। लानत ऐसी जिंदगी पे, चलो मर जाए। चलिए मरी जाए। जो इतने गरीब हो लोग उनको मर ही जाना चाहिए। मर ही जाएंगे। हाँ मर ही जाना चाहिए। मर ही जाएंगे। यस, तो ये थी आज की खबरें माजिद भाई, दिल दुखाने।